बॉडी से महसूस कर सकती थी कि वह कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक है। वाणी जैसे ही बाहर आती है तो वह देखती है कि सभी कार के बीच वाली कार का डोर खुल रहा है और धीरे धीरे उस कार से एक लंबी परछाई बाहर निकल रही थी। बाहर धूप चमक रही थी जो कि उसको उसकी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन वह उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रही थी। लेकिन उसके शरीर से निकलने वाले आभा, उसका चलने का तरीका, उसके आसपास का माहौल महसूस कर सकती थी कि उस आदमी का ऑरा कितना ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह आदमी अपने कदम आगे बढ़ा रहा था तो उसके आसपास वाले बॉडीगार्ड अपने कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहे थे और उसको चारों तरफ से घेर कर रख रहे थे। वह आदमी जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रहा था तो वह बानी की तरफ ही देख रहा था। उसके मन में भी 5 साल पहले वाली रात चलने लगी थी, लेकिन वह स्पष्ट नहीं कर सकता था कि उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी ठंडेपन वाले भाव थे। उसकी परछाई जो इतनी ज्यादा लंबी थी उसने पूरा का पूरा बानी को ढक लिया था। बानी जब देखती है कि उसके सामने कोई खड़ा है तो वह अपनी नजर उठाकर देखती है तो उसकी नसें उस इंसान की नजरों से जा टकराती है, क्योंकि बानी उससे हाइट में बहुत ज्यादा छोटी थी। जैसे ही बानी उस आदमी को देखती है तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि ये वही आदमी था जो हर रात उसके सपनों में आता था। लेकिन जैसे ही वह लोगों के ताने और अपने बच्चे को नाजायज वाले शब्द याद करती है तो वह गुस्से से अपने दांत पीस लेती है। तभी सभी के कानों में एक तड़ाक की आवाज पड़ती है तो सभी लोग अपनी जगह पर जम जाते हैं और वही अबीर का चेहरा दूसरी साइड झुक गया था, क्योंकि बानी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। बानी का थप्पड़ ही इतना जोरदार था कि अबीर के चेहरे पर उसकी छाप छप गई थी। अबीर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है तो वह अपना चेहरा ऊपर उठाकर गुस्से वाली नजरों से बानी को घूर कर देखता है। अगले ही पल वह बानी को उसके कंधों से कसकर पकड़ लेता है, जिसके कारण बानी घबरा जाती है। लेकिन तभी सभी के कानों में विक्रम की आवाज पड़ती है जो अबीर को शांत करने की कोशिश करते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट सर। जैसे ही बानी प्रेसिडेंट सर सुनती है तो वो शॉक हो जाती हैं। आखिर क्या होने वाला है अब आगे? क्या बानी 5 साल पहले की हुई गलती के लिए अबीर को माफ कर पाएगी? क्या अबीर सच में बानी से माफी मांगेगा? क्या अबीर को कभी रियलाइज होगा कि उसकी एक गलती के कारण बानी की जिंदगी बर्बाद हो गई? आखिर ऐसा कौन सा राज है वानी से अभी भी छुपा हुआ है? क्या अब अबीर गुस्से में आकर बानी और क्रिश को एक दूसरे से अलग कर देगा? क्या अबीर का वानी को अपने मेंशन में रखने के पीछे भी कोई रीजन, या फिर वह चल रहा है वो कोई चाल बानी के साथ? बानी और अबीर। विक्रम जब देखता है कि उसका बॉस गुस्से से पागल होने वाला है तो वो जल्दी से आगे आता है और बानी को देखकर बोलता है कि गुड इवनिंग मिस सहगल। बानी तो अभी भी गुस्से से अबीर को घूर जा रही थी। तभी विक्रम देखता है कि अबीर ने कितनी जोर से बनी के कंधों को पकड़ रखा है तो वो अबीर को धीरे से बोलता है सर। इससे आगे वो कुछ बोलता कि तभी अबीर ने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे चुप करा दिया और उसके चेहरे पर अभी भी ठंडे भाव बने हुए थे, जिसको देखकर उसके आसपास खड़े लोग मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी उन सभी के कानों में एक बार फिर से बानी के गुस्से वाली आवाज पड़ती है जो बोल रही थी कि मुझे जाने इतने सारे लोगों के सामने तुम एक औरत को धमकाने की हिम्मत करते हो? कैसे आदमी हो तुम? दर्द साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो अबीर की पकड़ से छुटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अबीर की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। हालांकि उसे कराते आते थे, लेकिन उसके सामने जो आदमी था वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे पकड़ रखा था। उसने उसे बोला कि अपने लोगों को जाने को बोलो और मेरा अब भी तुम्हारे साथ अच्छा हिसाब करना बाकी है। तभी विक्रम बोलता है प्रेसिडेंट सर। उसके बाद अपने मन में बोलता कि क्या ये औरत प्रेसिडेंट सर से बिल्कुल भी नहीं डर रही? क्या देख नहीं रही कि जालाद कितना ज्यादा गुस्से में है? क्या सच में इसमें इतनी हिम्मत है कि जो ये प्रेसिडेंट से ऊंची आवाज में बात कर रही? वहां खड़ा हर शख्स इस समय डरा हुआ था कि कहीं अबीर गुस्से में आकर इस लड़की को जान से न मार दे। वही अबीर गुस्से से बानी को घूर रहा था। उसकी आंखें ठंडी और तीखी थीं, मानो वो बानी को अपनी आंखों से मार देगा। वही बानी भी उसकी आंखों को देखकर डर गई थी, लेकिन अपने चेहरे पर उसने डर नहीं आने दिया। वह नहीं चाहती थी कोई उसे डरपोक और कमजोर समझे और डर कर वो सभी की आंखों में अपनी इज्जत को दे। फिर उसने घूरकर अपने सामने वाले इंसान को देखा जो उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से खा जाएगा। बानी का पता नहीं ये बिहार था या नहीं, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता है ये इंसान कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वही अबीर गुस्से में बानी को छोड़ देता है, जिससे उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो गिरी नहीं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती कि अभी अभी क्या हुआ, उसके कानों में अबीर की गुस्से वाली आवाज पड़ती है जो बोल रहा था कि मेरे पीछे अंदर आओ। और फिर सख्त और कठोर भाव के साथ मेंशन के अंदर जाने के लिए उसने बानी के हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिससे बानी की कलाई में दर्द हो रहा था। वही बानी के कानों में अभी भी उसकी गहरी और कठोर आवाज गूंज रही थी, जिससे एक पल के लिए तो बानी कांप गई। अगले ही पल अबीर उसे बेरहमी से घसीटते हुए मेंशन के अंदर ले गया, जिससे कई बार बानी गिरने को हुई, लेकिन वो बच गई। एक बड़े से स्टडी रूम में बानी और अबीर मौजूद थे। बाकी सभी को विक्रम ने पहले ही वहां से दौड़ भेज दिया था। अबीर इस समय एक कांच की खिड़की के सामने खड़ा था। सूरज की किरणें उसके गोरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था।
उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डाला हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। वही बानी को स्टडी रूम का माहौल थोड़ा सा डरावना लग रहा था, जिससे वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। दोनों तरफ शांति छाई हुई थी। बानी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू करे, क्योंकि वो इस समय अबीर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती तो डर के मारे अपने शब्दों को वापस निगल लेती। जब काफी समय तक कोई आवाज नहीं आती तो अबीर अपनी एरोगेंट और रूड आवाज में बानी से बोलता है कि तुम्हारे पास क्या तुम्हारी शिकायतों की लिस्ट है। ये पहल भी अबीर ने हो की थी, बोलने की नहीं। तो पहले उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गूंगा आदमी बानी के सामने खड़ा हो। उसने सोचा कि जब वो 5 साल पहले उसे लेने नहीं आया, अब क्यों 5 साल बाद उसने क्रिश को उससे छीना। लेकिन बानी जैसे ही उस इंसान की बात सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार फिर से जो उसका गुस्सा शांत हो गया था वह फिर से भड़क गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने फिर से वह 5 साल पहले वाली यादें घूमने लग जाती है। कैसे उसको घर से बाहर निकाला गया था, कैसे उसका हर जगह अपमान किया गया था, कैसे उसने दुनिया वालों के ताने सुने थे, कैसे उसके बच्चे को एक नाजायज होने का टैग मिल गया था, जिसके कारण उसने इन 5 सालों में बहुत कुछ झेला था। और जहां तक कि उसे देश में छोड़ना पड़ा था। और अब जो इंसान अचानक से आकर कहता है कि मैंने अपना बच्चा वापस ले लिया, इसलिए वह गुस्से से जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाकर उस इंसान के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली होती है कि तभी अबीर जोर से उसकी कलाई पकड़ लेता है। बानी को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी कलाई टूटने वाली है, क्योंकि अबीर ने बहुत जोर से उसकी कलाई पकड़ रखी थी। बानी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन अबीर का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए बानी देखती है कि वह उसका हाथ नहीं छोड़ रहा तो वो गुस्से में आकर अबीर के हाथ के पिछले हिस्से पर जोर से काट लेती है, जिसके कारण अबीर के हाथ पर उसके दांतों छप गए कि उसे खून निकलने लगा था। उसने अपने चेहरे पर ठंडे भाव लाकर बानी को घूर कर देखा और सोचा ये लड़की उसके निचली रेखा को चुनौती दे रही है। इसलिए वह गुस्से में बानी से बोलता है कि बानी सहगल, अब बहुत हुआ। उसकी गुस्से वाली आवाज को सुनकर बानी डर जाती है, और जैसे ही वह पीछे होने वाली होती है तो अबीर उसको उसकी कमर से पकड़कर सही से खड़ा कर देता है और उसे सही से खड़े करते हुए बोलता है कि यह मत समझो कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं बस तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता। वही बानी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसके पास जीने की वजह कोई नहीं थी। अगर उसके पास कृष्ण ना होता तो वो कब का इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती। इसलिए अब उसे इस इंसान से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अबीर जब उसकी भीगी आंखों को देखता है तो वो उसके हाथ को छोड़ अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है। तभी बानी उसके सामने जाकर खड़े होते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी और ना ही वह अपनी मां के बिना रह पाएगा। अबीर जब बानी की बात सुनता है तो वह बानी को घूर कर देखता है। उसके होठों से सिर्फ 4 शब्द ही निकलते हैं, ये नामुमकिन है। जैसे ही बानी जे सुनती है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अबीर का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए दांत पीसते हुए बोलती है कि तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। 5 साल पहले जो भी हुआ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूं। मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज मुझे मेरा बेटा लौटा दो। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहती। लेकिन अबीर पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वही बानी उसे समझाते हुए बोलती है कि एक मां को उसके बच्चे से दूर करना गलत है। बानी का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था, उसे लगा कि अब वो गुस्से से फटने वाली है। उसने एक गहरी सांस ली, अपने आप को शांत किया और फिर शांति से बोली, तुम तारानकन कौन हो? डाकू हो, चोर हो? जिसने मेरे बेटे को मेरी बिना परमिशन के अपने पास रखा है वो तो सिर्फ डाकू ही हो सकता है। क्या तुम नहीं जानते किसी को उसकी मर्जी के बिना अपने पास रखना कितना गलत है? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप उसे मुझे वापस नहीं लौटा देते तो आपके साथ क्या हो सकता है। वह असल में दूसरों पर हावी नहीं होना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी उसके कानों में अबीर की रूड वॉइस पड़ती है, अबीर सिंह राठौड़। अबीर ने उसके सामने अपना असली नाम रख दिया, जिससे बानी इतना ज्यादा चौंक गई कि वो जोर से चिल्ला देती है। क्या एक बार फिर से अबीर बोलता है, मेरा नाम अबीर सिंह राठौड़। बानी ने अपने कांपते होठों से इन 3 जाने पहचाने नाम के शब्दों को बड़बड़ाया और फिर अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसने अपने सामने वाले इंसान को ध्यान से देखा। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो वह अपनी जगह पर जम गई और अपने आप से ही बड़बड़ाए, ... श्री राष्ट्रपति। वह एकदम चौंक गई। लंबे समय तक उसका दिमाग खाली हो गया और उसे ये सुनकर अब थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। उसने खुद से सोचा कि क्या वो सपना देख रही है। कृष का पिता अबीर सिंह राठौड़ जो कि एक राष्ट्रपति है, वो कैसे हो सकता है जिन्होंने 5 साल पहले राष्ट्रपति का पद संभाला था। उसने अपने होठों को जोर से काट लिया और उसका कॉलर छोड़कर अबीर से 2 फीट की दूर पर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने उसके उस हाथ को देखा, यहाँ पर उसने काटा था। हाथ पर दांत के निशान साफ दिखाई दे रहे थे।
वहीं अबीर बानी का जवाब सुनकर बहुत ज्यादा संतुष्ट था, उसके चेहरे पर जो ठंडे भाव थे वह शांत हो गए थे। उसके बाद वो बानी को देखकर बोलता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें कुछ पूछना हो या तुम्हारा कोई सवाल हो तो तुम नौकरानी से पूछ सकती हो। तुम पहले की तरह अपना काम जारी रख सकती हो, लेकिन एक बात जरूरी है मिस सहगल, तुम्हारे लिए जानना कि तुम क्रिश की सेफ्टी के लिए कभी भी तुम उसकी पहचान के बारे में किसी को नहीं बताओगी। यह मेरा ऑर्डर समझो। वहीं बानी अभी भी सदमे में थी, जिससे वह धीरे धीरे उबर रही थी। वह अबीर की बात सुनकर मुंह बना लेती है, जिससे वह बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसके बाद वह अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, क्या इनको सच में लगता है कि अगर मैंने सच में लोगों को ऐसा बोला कि सुनो भाई और बहनों, आपको एक राज की बात बताती हूँ कि मेरे बेटे का पिता जो है ना, वह अबीर सिंह राठौड़ है, जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, तो लोग मुझे अपने जूतों से निवाजेंगे और मुझ पर हंसेंगे। लेकिन फिर वह अबीर की तरफ अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोलती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो अबीर अपनी बाहों को ऊपर की तरफ उचकाते हुए बोलता है कि क्या पूछना है। तो बानी बोलती है कि आपने क्रिश को जन्म देने के लिए मुझे ही क्यों चुना? दुनिया में और भी बहुत सारी लड़कियां थी। तो अबीर ने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप के लिए बिल्कुल फिट बैठता था और कृषि के लिए भी। उसके बाद वो चुप हो जाता है। उसके बाद वो उसे स्टडी रूम से जाने के लिए बोल देता है। बानी भी मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। इन सब में एक बात थी कि वो अपना गुस्सा और नफरत तो भूल ही गई थी जो 5 सालों से उसके मन में थी अबीर के लिए, जब उसने सुना कि अबीर देश का प्रेसिडेंट है। स्टडी रूम के अंदर राष्ट्रपति के हाथ पर काटने के निशान को देखकर विक्रम चौंक गया। उसके बाद उसने अपना सिर लाचारी में हिलाते हुए सोचा कि लगता है मिस सहगल बॉस की तरह ही सख्त इंसान है। उसके बाद जाकर एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और फिर अबीर के हाथ पर पाती करने लगा। हालांकि ये उतना बड़ा घाव नहीं था, लेकिन अगर किसी ने उसके हाथ पर दांतों के निशानों को देखा तो ये एक बड़ी खबर बन सकती है। अबीर ने पट्टी कराने के बाद विक्रम की तरफ देखा और फिर पूछा कि बानी ने लंदन में विदेश मंत्रालय में कैसे काम किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस लापरवाही से पूछ रहा हो। तभी उसकी बात सुनकर विक्रम बोलता है कि मैंने सुना है कि वह बहुत अच्छी थी अपने काम में। वहां के मंत्री उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी बात सुनकर अबीर ने बस हम बोला और फिर उसने फिर से कोई सवाल नहीं पूछा। विक्रम भी कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर सोचकर बोला कि मुझे नहीं पता कि मिस सहगल फ्यूचर में अपना काम कैसे करेंगी। बानी के पास और कोई रास्ता नहीं था, ना ही वो अबीर से जीत सकती थी, इसलिए वो क्रिश के साथ यही रहना का प्लान बना लेती है। लेकिन उस दिन के बाद अबीर पूरी तरह से बिजी हो गया था और ना ही दोनों में से किसी ने एक दूसरे से कोई बात करने की कोशिश की और ना ही एक दूसरे को देखा। और पिछले 1 महीने से वो इस मैंशन में भी नहीं आया। ये पर बनी और क्रिश रुके हुए थे, जिसके कारण कभी कभी बानी को बुरा भी लगता था और अजीब भी, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी। टीवी पर हमेशा वो अबीर की खबरें देखती रहती थी। वही कृष्ण ने कभी भी राजनीतिक न्यूज नहीं देखी थी, लेकिन जब से उसे पता चला था कि उसका एक पिता है और वो देश का प्रेसिडेंट है तो वो न्यूज देख लेता था, बस अपने पिता की तस्वीर को देखने के लिए, जो कभी कभी ही दिखाई देता था। और उसके बाद अपनी पढ़ाई करने लग जाता या फिर बानी के साथ टाइम स्पेंड करता। लेकिन धीरे धीरे कृष अपने पिता के साथ टाइम बिताना चाहता था, लेकिन अबीर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि उसे अपने बेटे की परवाह नहीं थी, वो उसकी हर एक्टिविटी की खबर रखता था और साथ में बानी के काम पर भी नजर रखता था। आज अबीर पूरे 1 महीने बाद अपने घर आया था। जिस रात अबीर घर आया था वो रात पूरी तरह से शांत थी। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसके कारण बानी को नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ दिनों तक उसने भी पूरी मेहनत से विदेश मंत्रालय में अपना काम किया था और आगे की परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसे नींद तो आ नहीं रही थी, इसलिए उसने सोचा कि कोई बुक पढ़ लेती हूँ जिससे उसे अपनी परीक्षा में हेल्प मिलेगी। इसलिए वो अबीर के स्टडी रूम में चली जाती है बुक लेने, क्योंकि अबीर के स्टडी रूम में उसने देखा था कि हर तरह की बुक उसके स्टडी रूम में मौजूद है। जब वो स्टडी रूम में गई तो सारे नौकर सी गए थे और पूरे घर शांति थी। अगर कोई छोटी सी सुई भी गिर जाती तो उसका भी शोर सुनाई देता। वो इस रूम में पिछले 1 महीने से आ जा रही थी। जब वो स्टडी रूम के अंदर आती है तो वो देखती है कि उसे जो बुक चाहिए वो ऊंचाई पर जो लास्ट लाइन है उसके रखी हुई है। लेकिन एक बात और थी कि उसे ऊंचाई से भी डर लगता था। बुक को इतनी ऊंचाई पर देखकर वो परेशान हो जाती है। हालांकि उसे ये बुक हर हालत में चाहिए थी, इसलिए उसने अपना मुंह बना लिया और दांत पीस लिए। उसके बाद उसने एक सीढ़ी देखी जो साइड में रखी हुई थी, तो उसने वो सीढ़ी उठाई और उस जगह पर लगा दी जहां उसे बुक दिखाई दे रही थी। वहीं अबीर जो पिछले 1 महीने के बाद घर आया था, तो उसका ध्यान अपने स्टडी रूम में हो रही हलचल पर जाता है, जिसको देखकर चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा ही सतर्क रहता था। उसके स्टडी रूम में बहुत सारी जरूरी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स थे। जब वो अपने स्टडी रूम का डोर ओपन कर अंदर का नजारा देखता है तो शॉक हो जाता है और उसका गला सूखने लगता है। जाहिर तौर पर उसने बानी को देखा, जो इस समय बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। उसने अभी कुछ समय पहले शावर लिया था।
उसने उसने एक सफेद रेशमी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल ढीले ढाले थे और गीले थे, जिनसे पानी टपक कर उसकी पीठ को भिगो रहा था और आगे की साइड उसकी क्लीवेज की दरार के बीच जाकर गायब हो रहा था। उसके खुले बाल उसकी पतली कमर तक लटक रहे थे। ये नाइट ड्रेस उसे बहुत स्लिम दिखा रही थी। वो देखता है कि बानी की बॉडी का हर पार्ट परफेक्ट है। उसका पूरा शरीर सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ था। उसने सीढ़ी को कसकर पकड़े हुए था क्योंकि वो गिरने से डर रही थी। नाइट ड्रेस के नीचे से उसके गोरी लंबी पतली टांगें साफ दिखाई दे रही थी, जो डर से कांप रही थी। पैर की उंगलियां जो सफेद थी वो सीढ़ी पर टिकी हुई थी और वो खड़े होने के कारण उसकी नर्म मुलायम उंगलियां लाल पड़ गई थी। लेकिन इस समय अगर कोई और बानी को इस तरह से देखता तो शायद वो अपना कंट्रोल को देता और बिना वक्त गवाए बानी के साथ वो सब करना शुरू कर देता। वही अबीर बानी को गुस्से से घूर रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि ये औरत आधी रात को ऐसी ड्रेस पहनकर कैसी लग रही है, क्या ये जानती भी है इस तरह अगर उसे किसी मर्द के सामने परोसा गया चखने के लिए तो सभी इसे स्नैक्स की तरह चबाना चाहेंगे। अबीर उस 5 साल पहले की रातों के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सका जो दोनों के बीच वो सब हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी गहरी और नशीली हो गई थीं। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया और अपने कदमों को उस तरफ बढ़ा दिए और फिर उसने ठंडी आवाज से उसे घूरते हुए पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि बानी डर गई। वही बानी जो खुशी मना रही थी कि उसने बुक को हासिल कर लिया और वह जैसे ही नीचे उतरने वाली थी तभी उसने ठंडी आवाज सुनी तो वह इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वह जैसे ही गिरने वाली होती है तो उसकी चीख निकल जाती है। और वही अबीर जब उसको गिरते हुए देखता है तो वो अपनी भौहें ऊपर की तरफ चढ़ा लेता है और जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए अपनी बाहों को आगे करता है तो बानी के हाथों से बुक छूटकर नीचे गिर जाती है और वो अबीर को लेकर वही नीचे फर्श पर गिर जाती है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि अबीर नीचे था और बानी उसके ऊपर गिरी हुई थी। बानी जब अबीर के ऊपर गिरती है तो वह एक पल के लिए अबीर को देखते ही कहीं खो जाती है, क्योंकि अबीर दिखने में था ही इतना ज्यादा हैंडसम कि कोई भी लड़की उसे देखे तो वह कहीं खो ही जाए, और यही हाल बानी का भी था। बानी उसको देखते हुए अपने मन में सोचती है कि यार ये तो टीवी वाली तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर है। अबीर के शार्प फीचर्स और उसके पतले हल्के पिंक होठों को अगर कोई देखे तो बस उसे किस करना चाहे। जैसे ही अबीर उसे देखता है कि वो उसे कैसे ललचाई नजरों से घूर घूर कर देख रही है तो वह चिढ़कर बानी से बोलता है कि देख लिया जितना देखना था या अभी भी बाकी है। तभी जैसे ही बानी के कानों में अबीर की ठंडी आवाज पड़ती है तब कहीं जाकर वह अपने होश में आती है और अपने आप को अबीर के ऊपर देखकर हड़बड़ा जाती है, और जैसे ही वो अबीर को अपने नीचे देखती है और खुद को अबीर के ऊपर लेटा हुआ देखती है तो घबरा जाती है। उसके बाद वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है, आई एम सॉरी, मेरा आपको चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। स्टडी रूम के शांत माहौल में दोनों की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोनों की नाक एक दूसरे को टच कर रही थी और साथ ही साथ दोनों के होठों के बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला था। दोनों के दिलों की धड़कन इतना ज्यादा तेज थी कि उन्हें एक दूसरे की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। बानी अपने आप को अबीर के ऊपर देखकर इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि वह जैसे ही उठने की कोशिश करती वो लड़खड़ाकर वह उसके ऊपर गिर जाती, जिसके कारण अबीर पूरी तरह से चीर चुका था। तभी उसके कानों में अबीर की आवाज पड़ती है जो बोल रहा था कि हो गया तुम्हारा। तो बानी अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वह एक बार फिर से अबीर से बोलती है कि सॉरी, मैं अभी आपके ऊपर से उठती हूँ। लेकिन वो फिर से उसके ऊपर गिर गई। उसके बाद उसे इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि उसने अबीर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब उसने शांति से उसके ऊपर से उठने का नाटक किया तो एक और प्रॉब्लम हो गई कि उसके सिर में अचानक से तेज दर्द हुआ, जिसके कारण उसकी आह निकल गई। उसने आदमी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसने शांति से उससे उठने का नाटक किया, लेकिन फिर वह उठ गई और अगले ही पल उसकी खोपड़ी में चोट लग गई, क्योंकि उसके बाल कहीं फंस गए और जब वो उठने लगी तो उसके बाल खींच गए। इसलिए वो फिर से नीचे झुक गई। इस समय दोनों के चेहरे आमने सामने थे। अबीर को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बानी को गुस्से में बोलता है कि बानी सहगल, तुम मारने के लायक हो। मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हें अभी यह पर दफना दूं। वो गुस्से से उससे पूछता है कि क्या कर रही हो तुम। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी, उसकी सांसें भारी हो गई थी, उसका चेहरा बहुत ही भद्दा था। आई एम सॉरी। बानी ने तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लिया और उसका चेहरा इतना लाल हो गया था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी भी उसके चेहरे से खून निकलने लग सकता है। वह इतनी ज्यादा शर्मिंदा थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी नजरें कहाँ चली गईं, और जिसके कारण वो घबरा गई और लड़खड़ा गई और फिर बड़बड़ाते हुए बोलती है, मेरे बाल तुम्हारी जिप में फंस गए हैं हो। उसने एक बार फिर से गड़बड़ कर दी। बानी अपने बालों के आधे रास्ते झुकी हुई थी। यह पागलपन है। यहाँ उसके बाल फेस हुए थे वो जगह बहुत ज्यादा शर्मनाक थी, क्योंकि उसके बाल अबीर की पैंट की जिप की हुक में फंसे हुए थे। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा लग रही थी। उसने सोचा कि जब तक वो सावधान रहेगी तब तक वो गलत जगह टच नहीं कर पाएगी। यहाँ उसे टच नहीं करना चाहिए। उसने अपने बालों को निकलने के लिए कई बार मरोड़ा, क्योंकि उसे चिंता थी कि अबीर उसे गलत समझेगा। जितना वो अपने बालों को मरोती या फिर खींचती वो उतने ही उलझ जाते।
बानी इतनी ज्यादा चिंतित थी कि उसकी नाक की नोक से पसीने से भीग रही थी और उसने जिपर की स्थिति देखने के लिए नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उस जगह का पता उसे सही मायनों से 5 साल पहले की रातों से आया था, क्योंकि पहले उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही कोई उसे बताने वाला था, लेकिन अब फिर भी वो ये महसूस कर सकती थी कि उसके नीचे वाले आदमी का शरीर कठोर हो गया था। बानी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर उसने मदद करने के लिए हिम्मत जुटाकर उस आदमी की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। उसका गला सूख हुआ था, चेहरा लाल हो गया था। बानी को देखकर अबीर ने अपने दांत पीस लिए और फिर गुस्से से बानी से बोला कि इसे अपने आप करो। ध्यान से। बानी ने अबीर की बात सुन कर मुंह बना लिया और अपने मन में सोचा कि राष्ट्रपति बहुत गैर जिम्मेदार हैं, क्या उन्हें नहीं पता मैं ये नहीं कर सकती, ये शर्मनाक है, ऐसा नहीं आके मेरी मदद कर दे। बानी को नहीं पता था कि उसकी हरकतें अबीर के शरीर के अंदर आग लग रही थी और उसने कैसे खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। उसके बाद बानी ने अपने होठों को काट लिया और फिर हिचकिचाते हुए बोली कि जिप को नीचे खींचना पड़ सकता। बानी की बात सुनकर अबीर ने उस पर एक खतरनाक नजर डाली और फिर फुसफुसाया, क्या तुम मुझे आजमाने की हिम्मत कर रही हो? बानी ने सोचा कि वो नाराज हो गया, जिससे वो डर गई। उसके बाद उसने पूछा, तो फिर और कैसे अपने बाल निकालूं? मुझे ये निकलने हैं, इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं देखूंगी। बानी असल में कैंची लेकर आना चाहती थी और अपने बालों को काटकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन बानी अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपनी पतली उंगलियों से उसकी जिप को छुआ। अब बात ये थी कि उस आदमी ने अपने दांत पीस लिए और फिर वो बोला कि बानी सहगल, तुम मुझे कहाँ छू रही हो? बानी उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं और बोलती है, सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने अपनी आंखें बंद की हुई है इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बानी ने डरते हुए अपने हाथ पीछे हिलाए और फिर से बाल निकालने लग गई। अबीर, क्या तुम मुझे शिकायत करने की हिम्मत कर रही हो? बानी एक झटके के साथ अपनी आंखें खोल दी, फिर एक नज़र उसने अबीर को देखा जो गुस्से से उसे देख रहा था। जाहिर तौर पर वो कुछ नहीं लग रहा था। अबीर ने खुद ही गुस्से में अपनी जिप को नीचे खींच दिया और दांत पीछते हुए बोला, अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो लो, देख लो। जिप नीचे खींचे जाने के साथ साथ बानी के बाल भी खींचे गए और सिर झुका गया और गलती से उसकी नजरें जिपर के ऊपर चली गईं और अगले ही पल उसका चेहरा लाल और लाल हो गया। बस उसे देखकर वो चौंक गई। उसे देखकर बैंक को 5 साल पहले उनके बीच हुई बातें याद आ गईं, जिससे अचानक उसकी सांस फूल गई और उसके हाथ पसीने से भीग गए। तभी अबीर बोलता है कि क्या तुमने इसे देख लिया? अबीर अपनी आंखों को ठंडा कर उसे घूर रहा था, जिसे बानी शर्मा गई और उसने अपनी नजरें दूर कर ली और फिर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अबीर ने उसे घूर कर देखा और बोला, हाँ, तुमने सच में कुछ नहीं देखा। बानी इतनी शर्मिंदा थी कि वो धरती में कहीं छेद करके उसमें छुपना चाहती थी। किस्मत से उसने एक बार सिर झटका, जिसके कारण उसके बाल निकल गए। बिना कुछ बोले स्टडी रूम से बाहर भाग गई। उसने जमीन पर पड़ी उन किताबों को उठाने की भी हिम्मत नाहिब की जिनको वो लेने आई थी। अबीर ने एक बार अपनी आंखें छोटी करके उस तरफ देखा जिस तरफ से बानी अभी भागी थी, और फिर उठकर बैठ गया और गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा। उसने अपने मन में सोचा, ये औरत ये सब जानबूझ कर रही थी। वही बानी के कमरे में आकर डॉ को अंदर से लॉक कर लिया और उसे टिककर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस ली। उसके बाद उसने एक ठंडे पानी पिया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बड़े टमाटर की तरह लाल था। उसने सोचा कि ये कितना शर्मनाक था। उसने सोचा कि वह उसे ऐसे कैसे घूर सकती थी। ठीक है, यहाँ तक कि ये आदमी हर जगह शानदार है और तारांकन हर जगह बहुत सेक्सी है, लेकिन वह भी रंगीन। मुझे नहीं पता कि वो अपने बारे में क्या सोचता है। बानी अभी खड़ी ही थी, तभी उसके कानों में अपने बेटे की आवाज पड़ती है जो उसके बेड पर सोया हुआ था लेकिन अब जाग चुका था। क्रिश बानी से पूछता है कि एंजेला, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आधी रात को खुद को क्यों मार रही हो? बानी उसके पास जाकर बैठ गई और फिर बोली कि ठीक है, तुम्हारी एंजल ठीक है। क्रिश ने उसे फिर से पूछा कि अगर तुम ठीक हो तो तुम इतनी लाल क्यों हो और तुम शर्मा रही हो? बानी ने सोचा कि कितनी शर्म की बात है। उसके बाद उसने क्रिश से बोला कि बेबी, बस इसके बारे में बात मत करो, जल्दी करो, लेट जाओ और सो जाओ। और फिर क्रिश को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेट गई। उसके बाद क्रिश ने और कुछ नहीं पूछा, आज्ञाकारी बच्चे की तरह बानी की बाहों में लेट गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने फिर से बेवकूफ़ी से बानी से पूछा, एंजल, क्या तुम पापा को पसंद करती हो? क्या वो मुझे पसंद करते हैं? क्रिश की बात सुनकर बानी के दिल में दर्द हुआ। उसके बाद उसने सोचा कि उसे कल कोई मौका तलाशना चाहिए था जो वो अबीर से क्रिश के बारे में बात कर सके। अबीर ने किया बानी को किस। जैसे ही क्रिश और बानी सो रहे होते हैं कि तभी कोई उसके रूम का हल्का सा दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आता है, लेकिन नींद में भी बानी साफ सुन सकती थी। रूम के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी जो माँ बेटे के चेहरे पर पड़ रही थी और उन दोनों को और भी सुंदर बना रही थी। वो आदमी जब माँ बेटे को बेड पर सोया हुआ देखता है तो अपने धीमे कदमों के साथ बेड की तरफ चल पड़ता है। उसने रूम की लाइट चालू नहीं की और उसके बाद वो बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बानी के चेहरे को गौर से निहारने लग जाता है।
उसके बाद वो बेड के किनारे बैठकर अपना सिर झुका लेता है और बानी के माथे पर अपने होंठ रखकर उसके माथे के चूम लेता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से खड़ा होकर जाने वाला होता है कि तभी उसका ध्यान बानी के गुलाबी होठों पर जाता है, जिसको देखकर उसका गला सूखने लगता है। उसने अपनी नजरें दूसरी साइड कर ली ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए, लेकिन उसका दिल उसे बार बार बानी के होठों को चूमने को बोल रहा था, जिसके कारण जब वो बानी को नींद में ही अपने सूखे होठों पर अपनी जीभ फेरकर अपने होठों को गीला करते देखता है तो वो अपने आप को जो कंट्रोल कर रहा था वो खो देता है और झुककर अपने होठों को बानी के होठों पर रख देता है और हल्के से चूम लेता है। पहले तो उसे लगा था कि वो हल्के से किस करके बानी के होठों को छोड़ देगा, लेकिन बाद में उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो उसके होठों इंटेंसली चूमने लग जाता है। लेकिन 5 मिनट के बाद जब बानी को नींद में ही लगता है कि कोई उसे निगल रहा है, इसलिए मजबूरी में उसे बानी को छोड़ना पड़ता है, जिससे बानी कसमसाकर फिर से सो जाती है। उसके बाद नींद में भी ऐसा महसूस करती है उसके होठों पर कुछ रेंग रहा है और कोई उसके कानों में बोल रहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। तभी खिड़की से आ रही चांद की रोशनी अंदर आती है तो और उस आदमी के चेहरा पर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो उसका चेहरा चमक उठता है और लेकिन हमेशा की तरह उसका चेहरा ठंडा था। उसके आसपास का माहौल अभी भी खतरनाक लग रहा था। वो आदमी इस समय टीवी से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारे अबीर ही थे, जो चोरी चुपके से रूम में आए थे। अब इनके दिल में बानी के लिए क्या है ये तो यही जाने। वही बानी वीवी मुस्करा रही थी। उसके अबीर जाने से पहले एक बार क्रिश के माथे को चूमता है और फिर दोनों माँ बेटे को देखता है, रजाई से ढककर रूम को लॉक करके चला जाता है। अगली सुबह बानी जल्दी उठ गई और फिर जल्दी से जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाती है और फिर वो क्रिश को उठाती है और उसे नहलाकर तैयार करके रूम से निकल जाती हैं। दोनों माँ बेटा रास्ते में उछलते कूदते बातें करते और हंसते हुए नीचे हॉल में चली जाते हैं। लेकिन जब एक नौकरानी ने उन दोनों को देखा तो वो उन्हें डाइनिंग हॉल में ले गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आज डाइनिंग टेबल पे उनके अलावा भी कोई बैठा है तो दोनों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता। दोनों देखते हैं कि टेबल की हेड सीट पर अबीर बैठा हुआ था, जो उन दोनों को ही देख रहा था। तो दोनों बिल्कुल किसी ओबेडिएंट बच्चे की तरह शांत हो जाते हैं। माहौल अचानक से ठंडा हो गया था, किसी की भी मनमानी न करने की हिम्मत नहीं थी। तभी घर का बटलर रामू उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है और जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो दोनों माँ बेटा भी उसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग। उसके बाद बानी ने पहले क्रिश को उसकी चेयर पर बिठाया और फिर उसके साथ बैठ गई और फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा जो चुपचाप न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। लेकिन जब उसे कल रात की स्टडी रूम वाली बातें याद आती है तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आती है। लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए वो अबीर से बोलती है गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। तभी अबीर उसकी तरफ बिना देखे बस बोलता है। उसकी मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे बानी एक पल के लिए हैरान रह जाती है। उसने अपने मन में सोचा कि सच में इस आदमी से बात करना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी बानी ने उसे घूरते हुए बोला कि मुझे लगा था कि आप कभी यहाँ पर वापस नहीं आओगे। वो बस एकटक उसे घूर जा रही थी। तभी उसके कानों अबीर की ठंडी आवाज पड़ती है जो पूछता है क्यों, और इसी के साथ उसने न्यूज़पेपर को फोल्ड करके साइड रख दिया। उसने एक बार बानी को देखा लेकिन एक बार भी क्रिश को नहीं देखा, और शायद उसके ऐसा करने क्रिश को दुख भी हो सकता था। लेकिन तभी उन दोनों के कानों में किसी की उदास आवाज पड़ती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो उदास हो क्रिश, जो कब से अबीर को देख रहा था। जब वो देखता है कि अबीर ने उसे इग्नोर कर दिया तो उसे चुप नहीं रहा जाता और वो बोल पड़ता है आप इतने लंबे समय से वापस नहीं आए हैं और मुझे अब और नहीं चाहते हैं, है ना? बानी ने क्रिश की प्लेट में खाना डाला और फिर चोर नजरों से एक बार अबीर को देखा जो क्रिश को देख रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था और ना ही उसे कोई उम्मीद थी कि ये बच्चा जो उसका बेटा है उससे ऐसा सवाल पूछेगा। और उसने एक पल के लिए विराम लिया और फिर बोला तुम हमेशा मेरे बेटे हो और रहोगे। मुझे तुम्हें अपने वापस लाने का कभी पछतावा नहीं होगा और ना ही मैं कभी करूंगा। क्रिश जब अबीर की बात सुनता है तो उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है कि क्या सच में इस समय क्रिश के भौहें ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। वो ये जानने के लिए थोड़ा जिज्ञासु हो रहा था, इसलिए उसने ये जानने के लिए कि अबीर सच बोल रहा है या झूठ, उसने बानी की तरफ अपना चेहरा कर पूछा। बानी जब उसके एक्सप्रेशन देखती है तो वो समझ जाती है, इसलिए वो उसे समझाते हुए बोलती है कि ये तुम्हारे पापा सच बोल रहे हैं। और फिर उसने क्रिश के बालों को अपने हाथ से सहला दिया। वो जानती थी कि उसका बच्चा कितना इमोशनल है। वो छोटी छोटी बातों पर जल्दी भावुक हो जाता है। अब जब उसे एक पिता मिला है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी बाकी बच्चों की तरह उसका भी पिता होगा, तो वो इतनी जल्दी अबीर की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन वो उसे अपना पिता जरूर मान बैठा था। ये पहली बार था जब दोनों बाप बेटे ने कोई बात की हो। तभी बानी उसे बोलती है कि अब अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। बानी क्रिश के लिए हमेशा ही कोमल रही है। अबीर खुद को उन दोनों माँ की जोड़ी को एक नज़र देखने से नहीं रोक सका। उसे लगता था ये दोनों कितनी अलग है। यहाँ अभी वो क्रिश से कितने प्यार से बात कर रही हैं।
वही उसने कल बिना डरे और बिना किसी झिझक के उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद बानी ने एक छोटे से केक का टुकड़ा क्रिश को दिया। जैसे ही क्रिश ने उसकी एक बीते ली तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिर बानी से बोला कि एंजल ये बहुत टेस्टी है, लो तुम भी टेस्ट करो। इसी के साथ वो एक केक का छोटा सा टुकड़ा बानी के होठों की तरफ बढ़ा देता है तो बानी क्रिश को खुश देखकर उसे खा लेती हैं। वही कोई उन्हें अपनी ठंडी निगाहों से घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि इन दोनों माँ बेटे ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब क्रिश अबीर को देखता है तो उसके होठों पर स्माइल आ जाती है और फिर बानी को बोलता है कि एंजल तुम एक टुकड़ा पापा को भी दो, खाने को उन्हें भी टेस्टी लगेगा। बानी ने क्रिश के कहने पर हिचकिचाते हुए एक नज़र उस आदमी पर डाली जो अब चुपचाप अपना खाना खा रहा था, जिसे देखकर बानी ने अपनी निगाहें उससे हटा ली। उसने अपने मन में सोचा कि ये आदमी उन माँ बेटे से कितना अलग है। उसके बैठने के तरीके, उसके कपड़े पहनने के तरीके से और खाना खाने के तारीख से पता चलता है कि वो अमीर परिवार से है और उसे इन सब के बारे में बचपन से ही सिखाया गया है। उससे अलग रॉयल्टी दिखाई दे रही थी जिसकी दुनिया का बानी कभी भी हिस्सा नहीं हो सकती। उसके बाद बानी ने इसके बारे में सोचा और एक केक का टुकड़ा लिया और अबीर को देना चाहा, लेकिन अबीर ने इस समय उसकी तरफ एक नज़र डाली लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तभी बानी के कानों में बटले की आवाज़ पड़ती है जो बोल रहा था कि मिस बानी, प्रेसिडेंट सर को सफाई ज़्यादा पसंद है, सॉरी। उसके बाद बटले ने अपना सिर झुका लिया। वही बानी को ऐसा लगा कि उसे ऐसा बोला गया है कि वो गंदी है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सिर झुका लिया। फिर उसने खुद को शांत करते हुए बोली कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसे कुछ ऐसा खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जो उसे पसंद नहीं। उसके बाद उसने उस केक के टुकड़े को वापस अपनी प्लेट में रख लिया और खुद खाने लगी। वही अबीर अपनी खा जाने वाली नजरों से बटले को घूर घूर कर देख रहा था, जैसे उसे कच्चा खा जाएगा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन वही बानी बिना किसी की तरफ कोई ध्यान दिए केक को खा रही थी। उसके होठों के किनारे पर केक की क्रीम लग गई थी। जब अबीर ने उसे बेफिक्र होकर खाते हुए देखा तो उसकी आंखें और भी ठंडी हो गई और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने अपने मन में सोचा कि क्या इस औरत को नहीं पता कि खाना कैसे खाते हैं, इसे अपनी इमेज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और ऊपर से आसपास ध्यान न देने का नाटक कर रही हैं। कौन सी लड़की ऐसे खाना खाती है? जैसे ही वो उसके गुलाबी होठों पर क्रीम को देखता है जो बानी अपनी जीभ से चाट कर साफ कर रही थी, ये देख तो अबीर का शरीर सख्त हो जाता है और उसका गला सूखने लग जाता है। उसकी आंखों के सामने रात की हुई किस आ जाती हैं। उसने सोचा कि बानी के होठों का टेस्ट आज भी वैसा ही जैसा आज से 5 साल पहले था। वही क्रिश उन दोनों को अपनी उदास नजरों से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ और उसके पिता के एक होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि वो एक न एक दिन इन दोनों को मिला के रहेगा। फिर तीनों चुपचाप खाना खाते हैं और अबीर अपने काम पर चला जाता है और बानी अपने काम पर क्रिश को बटले उसके स्कूल भेज देता है। अगले कुछ दिनों में अबीर फिर से बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। बानी खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटे के साथ टाइम बिताना नहीं भूलती थी। उसके साथ बातें करना, उसका होमवर्क करवाना, इन छोटी छोटी बातों से ही क्रिश खुश हो जाता था कि उसकी माँ उसके पास है। वही आज कोई मंत्री विदेश मंत्रालय में किसी से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन बानी खुद एक इंटर्न थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि कौन आ रहा है। दिन के समय प्रधानमंत्री और उनका काफिला धीरे धीरे आ रहा था। वो दरवाजे पर मिलने के लिए विदेश मंत्रालय में सभी के साथ उनका इंतजार कर रही थी। जब कार रुकी तो बानी ने देखा कि उस कार से एक जानी पहचानी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला इंसान बाहर निकलता है। बानी उसको इंसान को देखकर शॉक हो जाती है जो अभी अभी कार से बाहर निकला था। वो खुद से ही बड़बड़ाई, ये वो इंसान है। भले ही वो भीड़ में खड़ी थी, लेकिन उसने अपनी एक नज़र से उस इंसान को पहचान लिया था, जिसे देखे हुए उसे 5 साल हो गया थे। वो आज भी 5 साल पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम दिखाई दे रहा था। वो काफी लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन उसके स्वभाव या ऊंचाई में आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वही क्रिश उन दोनों को अपनी उदास नजरों से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ और उसके पिता के एक होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि वो एक न एक दिन इन दोनों को मिला के रहेगा। फिर तीनों चुपचाप खाना खाते हैं और अबीर अपने काम पर चला जाता है और बानी अपने काम पर क्रिश को बटले उसके स्कूल भेज देता है। अगले कुछ दिनों में अबीर फिर से बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। बानी खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटे के साथ टाइम बिताना नहीं भूलती थी। उसके साथ बातें करना, उसका होमवर्क करवाना, इन छोटी छोटी बातों से ही क्रिश खुश हो जाता था कि उसकी माँ उसके पास है। वही आज कोई मंत्री विदेश मंत्रालय में किसी से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन बानी खुद एक इंटर्न थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि कौन आ रहा है। दिन के समय प्रधानमंत्री और उनका काफिला धीरे धीरे आ रहा था। वो दरवाजे पर मिलने के लिए विदेश मंत्रालय में सभी के साथ उनका इंतजार कर रही थी। जब कार रुकी तो बानी ने देखा कि उस कार से एक जानी पहचानी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला इंसान बाहर निकलता है। बानी उसको इंसान को देखकर शॉक हो जाती है जो अभी अभी कार से बाहर निकला था। वो खुद से ही बड़बड़ाई, ये वो इंसान है। भले ही वो भीड़ में खड़ी थी, लेकिन उसने अपनी एक नज़र से उस इंसान को पहचान लिया था,
जिसे देखे हुए उसे 5 साल हो गया थे। वो आज भी 5 साल पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम दिखाई दे रहा था। वो काफी लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन उसके स्वभाव या ऊंचाई में आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी देख ही रही थी कि तभी उसके बगल में खड़ी जानवी ने उसकी शर्ट के कफ को खींच लिया और अपने फड़फड़ाते हुए होठों से बोली, राज मल्होत्रा। जानवी बानी की बेस्ट फ्रेंड है, जिसने हमेशा उसका सुख दुख में साथ दिया है। अगर इन 5 सालों से बानी को किसी ने सपोर्ट किया है, दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है। क्रिश जानवी को गॉड मदर बुलाता है। राज मल्होत्रा, ये राज मल्होत्रा है। वही बानी की नजरें अभी भी उस पर टिकी हुई लग रही थीं और उसकी नजरें राज के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। राज और उसके साथ जो भी बानी के पास से गुजरने वाला था, जिसे देखकर बानी ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द के भाव थे कि तभी उसकी नजर बानी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। पूरे 5 साल बाद आज वो बानी को अपने सामने देख रहा था, जो अब और भी ज्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव, सेक्सी हो गई थी। लेकिन उसमें एक बदलाव भी आया था। ये पहले बानी मैडम थी, जिसे दुनिया की समझ नहीं थी, अब वही वो मैच्योर हो गई थी। वो हैरानी से बानी को देख रहा था। वही बानी ने अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रखा था। उसने महसूस कर लिया था कि राज उसे ही देख रहा है, लेकिन उसके अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। उसे बाद राज अपने रास्ते पर चला जाता है। उसको जाते हुए देखकर बानी ने एक राहत की सांस ली और अपना काम करने लग गई। वही लंच टाइम बानी और जानवी एक दूसरे के सामने हुए थे। बानी और जानवी दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठी हुई थी। तभी जानवी बानी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उससे पूछती है कि वाणी, क्या तुम ठीक हो? तो बानी एक फीकी मुस्कान के साथ जानवी से बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ जानवी बानी से बोलती है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? तुम्हारा हर सुख दुख में साथ दिया है। ये जो तुम्हारे चेहरे पर जो अभी मुस्कुराहट है ना, इसे भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपने दुख को छुपाकर मेरे सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो। मत करो बानी कोशिश मेरे सामने मुस्कुराने की, क्योंकि मुझे पता है कि तुम आज भी राज से प्यार करती हो। बस मुझे गुस्सा तो उसे इंसान पर आ रहा है जिसने 5 साल पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वह तुम्हें उस समय प्रेग्नेंट नहीं करता तो तुम आज राज के साथ होती, तो दोनों खुश होते और तुम कभी भी राज से ब्रेकअप नहीं करती। उसके बाद जानवी बानी से बोलती है कि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं उस इंसान को बाल्टी बार बार कर गालियां दूं जिसकी वजह से तूने इतने दर्द झेला है। बानी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उसके बाद वो जानवी के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसके हाथ को सहलाते हुए जानवी से बोलती है कि छोड़ो ना जानवी, इन सभी बातों को मैंने कब का अपने दिल से निकाल दिया है और अब मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। बस हाँ, कभी कभी दिल दर्द करता है कि उसने कभी मुझे उस समय समझा ही नहीं, जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने मेरा साथ छोड़ दिया था। जैसे ही जानवी उसकी बात सुनती है तो वह अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वह इधर उधर की बातें करने लग जाती हैं। तभी उनके कानों में 2 लड़कियों की आवाज पड़ती है जो उनके पास वाले टेबल पर बैठकर लंच कर रही थी। उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की से बोल रही थी कि यार कितना हैंडसम बंदा है ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक रात के लिए उसके साथ सो जाऊं। तो दूसरी लड़की बोलती है कि क्या बातें कर रही है तू, आसपास के सभी ही लड़कियां उस पर लाइन मार रही है और मुझे तो लगता है कि पहले से ही पक्का कोई ना कोई उसकी गर्लफ्रेंड होगी ही होगी। अबीर और बानी ने अपने मन में सोचा कि जानवी को नहीं पता कि 5 साल पहले वाला आदमी अबीर सिंह राठौड़ है, देश का राष्ट्रपति, और ना ही जानवी को पता है कि क्रिश अबीर का बेटा है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को नहीं बता सकती थी उसके बेटे का बाप राष्ट्रपति राठौड़ है। बानी अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में जानवी की आवाज पड़ती है जो बहुत एक्साइटेड होकर बोल रही थी, मैंने सुना है कि आज रात शाम को एक पार्टी है जिसमें राष्ट्रपति भी आएंगे। उसकी बात सुनकर बानी चौंक गई और फिर मुंह बनाते हुए बोलती है कि ये बात मैंने क्यों नहीं सुनी। तभी जानवी बोलती है, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि आज एक यात्रा प्रोग्राम है जिसके चलते सभी मंत्री आ जाएंगे और अपना अपना भाषण देंगे। बानी उसकी बात सुनकर बोलती है, और बानी ने भी अबीर को कई दिनों से नहीं देखा था। जानवी जब बानी को सिर्फ वो बोलते हुए सुनती है तो वो बानी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम राष्ट्रपति के आने की खबर सुनकर इतना हल्का रिस्पॉन्स क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें एक्साइटेड नहीं हो रही कि तुम आज राष्ट्रपति को सामने से देख पाओगी? देखो, जब मैं राष्ट्रपति को देखने के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं उन्हें सिर्फ टीवी पर ही देख सकती थी जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सामने से कैसे दिखते होंगे। क्या वो टीवी में ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं या फिर सामने से ज्यादा हैंडसम दिखते हैं? बानी जब जानवी की बात सुनती हैं तो खुद को बड़बड़ाने से नहीं रोक पाती और बड़बड़ाते हुए बोलती हैं, हूँ कहाँ से हैंडसम है, बिल्कुल ठंडा और बर्फ की तरह ठंडा है और बिल्कुल जलती हुई लकड़ी की तरह तपता रहता है, गुस्सा करता रहता है और इसी के साथ मुंह बना लेती है। वो अभी बड़बड़ ही रही थी कि तभी उसके कानों में जानवी की आवाज पड़ती है जो उसे अपनी आंखों को रोल करते हुए पूछ रही थी कि तुम खुद में ही क्या बड़बड़ाए जा रही हो और कौन ठंडा और खतरनाक है, जलती हुई आग की तरह? कुछ नहीं। बानी जब जानवी की बात सुनती है तो वो डर जाती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है कि कुछ नहीं।
उसके बाद दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गई और बानी ने उसके बाद राज को नहीं देखा। उसने सोचा कि वो बहुत ज्यादा बड़ी है, आखिर उसकी जो पोजीशन कोई छोटी मोटी नहीं है। वहीं उम्मीद के मुताबिक शाम प्रोग्राम में प्रेसिडेंट अबीर राठौड़ आ गए थे। हमेशा की तरह विदेश मंत्री ने सभी को दरवाजे पर उनसे मिलने के लिए बोला था। भीड़ के पीछे खड़ी बानी ने जब उस आदमी को देखा जो इतना ऊंचा था कि वो उसके पास नहीं जा सकती, उसको देखकर वो सिर्फ यही महसूस कर रही थी कि वो आकाश में चमकते सूरज की तरह है और वो जमीन पर धूल है। उसने सोचा कि उनका कोई मेल नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत दूर है, उनमें बहुत ज्यादा अंतर है। अगर दोनों का एक बच्चा ना होता तो शायद दोनों को एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं चलना था। हालांकि अब वो अपनी पोजीशन जानती थी, इसलिए उसने सोचा कि वो कभी भी इस इंसान के प्यार में नहीं पड़ेगी, नहीं तो उसे दुखी होना पड़ेगा। लेकिन बानी अबीर के प्यार में कब और कैसे पड़ेगी ये तो आपकी राइटर के हाथ में है, और वो उसके प्यार में पड़कर दुखी नहीं होना चाहती और अपनी जिंदगी को मजाक नहीं बनाना चाहती। वही जानवी जो कब से बानी को देखे जा रही थी, उसने चुपचाप बानी का हाथ पकड़ लिया और देखा कि ये बेवकूफ औरत इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उसका चेहरा गुलाबी हो गया था और उसकी घूरती हुई नजरें राष्ट्रपति के ऊपर से हट ही नहीं रही। तभी वो बानी को हिलाते हुए बोलती है कि ओ गॉड, क्या तुम उनको ऐसा घूरना बंद कर सकती हो। हालांकि जब जानवी के हिलाने से बानी होश में आई तो उसने अपनी नजरें फेरकर सीधी खड़ी हो गई, लेकिन ये क्या, उसने देखा कि उसके चारों ओर जितनी भी लड़कियां, औरतें, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड, सभी की लालची नजरें अबीर पर टिकी हुई थी। वही थी जो अपनी जगह पर शांत खड़ी थी, जिसको देखकर पता नहीं क्यों पर उसे जलन हो रही थी। उसने अपने मन में सोचा कि ये आदमी एक चलता फिरता बॉम्ब है जिसके साथ हर कोई फटना पसंद करेगा। अब यही हाल इन औरतों का है, अगर कोई इन्हें राष्ट्रपति के लिए मरने को बोले तो शायद ये पागल औरतें तैयार हो जाएंगी। उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। अबीर जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, उसमें वो चांद की तरह चमक रहा था। वो अपने गार्ड और लोगों के साथ बानी के पास से निकल गया, लेकिन उसने एक बार भी अपनी नजरें ऊपर उठकर उनकी तरफ देखा तक नहीं, जिसके कारण ना जाने क्यों बानी का चेहरा मायूस हो गया और वही जानवी भी पूरी तरह से उदास हो गई। उसने उदास होते हुए बानी को बोला, यार प्रेसिडेंट सर ने तो एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। लेकिन फिर खुद को ठीक करते हुए बोली, कोई बात नहीं, उन्होंने हमें नहीं देखा लेकिन हमने तो उन्हें देख लिया। वैसे भी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कितनी को देखते वो, चिंता मत करो, चली चलते हैं, पार्टी के लिए तैयार होते हैं, कुछ ही टाइम में पार्टी शुरू हो जाएगी। ये पार्टी एक समुद्र के किनारे पर एक होटल था, यहाँ पर रखी गई थी और पूरा होटल रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा था। वही एक जगह पर अबीर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था, लेकिन उसकी चोर नजरों ने पहले ही बानी को देख लिया था, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब जब उसे बानी कहीं भी दिखाई नहीं देती तो वो उसकी भौहें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं और उसने विक्रम को बुलाकर कुछ इंस्ट्रक्शन दी, जिसे सुनकर विक्रम वहां से चला जाता है और 5 मिनट के बाद आकर उसे बताता है। तो अबीर अब शांत हो गया था। एक्चुअली में अबीर को जब बानी दिखाई नहीं देती तो वो उसने विक्रम को पता लगाने को बोला था, तो विक्रम जब पता करके आता है तो उसे बताता है कि अपनी फ्रेंड के साथ है, पार्टी के लिए तैयार होने गई है। वही बानी पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उसने नेवी ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था जिसका बैक गला बहुत ज्यादा डीप था और बालों को उसने कर्ल करके छोड़ा हुआ था। होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगी हुई थी और साथ ही साथ उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था, जिसमें बानी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, सेक्सी और हॉट लग रही थी। अगर कोई उसे ऐसे देखे तो सच में वो अपने होश खो बैठता। अब देखना यह था कि अबीर उसे ऐसे देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। बानी जैसे ही तैयार होकर जानवी के साथ पार्टी में जाती है तो सभी का ध्यान अपने आप ही बानी की तरफ चला जाता है। हर किसी की नजरें बानी पर ठहरी हुई थी, जिससे बानी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वही अबीर जो किसी से बात कर रहा था, जब वो देखता है कि सभी की नजरें किसी पर ठहरी हुई है तो उसका ध्यान अपने आप ही उस तरफ चला जाता है, लेकिन जब वो बानी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। वही बानी को भी किसी की ठंडी नजरों की तपस अपने ऊपर महसूस हो गई थी, लेकिन उसने अपनी नजरें उठकर देखा था, उसे सामने अबीर खड़ा देखा जिसकी इस समय उसकी तरफ एक साइड दिखाई दे रही थी और वो किसी से बात कर रहा था। बानी उसको देखकर अपने मन में सोचती है, क्या वो मेरी तरफ देख रहा था। ये सोचते ही बानी का चेहरा लाल हो जाता है। वहीं अबीर जब लड़कों की नजरें बानी पर देखता है तो उसकी आंखें खतरनाक हो जाती है। वहीं बानी जब वहां से जा रही होती है तो वो किसी से टकरा जाती। वो तो अच्छा था कि किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया और बानी इस समय कोने में थी, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने वाले इंसान को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों के सामने 5 साल पहले की याद घूमने लगती है, क्योंकि बानी जिससे टकराई थी वो कोई और नहीं, राज था। राज भी बानी को गहराई से देख रहा था। उसकी नजरें बस बानी पर ठहर सी गई थी। बानी के एक हाथ में उसने अपना गाउन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में हैंडबैग पकड़ा हुआ था, लेकिन दर्द और टेंशन साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। आखिर में जब वो देखता है कि बानी कुछ बोल नहीं रही और वहां से जाने वाली है तो वो बानी रोकते हुए पूछता है, कैसी हो बानी, मैंने तुम्हें काफी सालों तक नहीं देखा, कहाँ चली गई थी तुम। राज की बात सुनकर बानी अपने होठों को बीच लिया है और बोलती है, हाँ मुझे भी तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी।
राज ने जब अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देखा जिसे वो बचपन से जानता था तो वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका और बोला, तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। बानी उसकी बात सुनकर हल्की सी फीकी स्माइल के साथ कहती है थैंक्स, और फिर से दोनों के बीच एक पल की खामोशी छा जाती है। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करे, तभी दोनों के कानों में किसी लड़की की कोमल आवाज पड़ती है जो बोल रही थी राज। वही उस आवाज को सुनकर शॉक हो गई थी। वही राज का शरीर अकड़ जाता है और उसे ये आसन नहीं आया था कि कोई उसके और बानी के बीच आए। वो दोनों खड़े ही थे कि तभी वो लड़की आकर राज की बाह पकड़ लेती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और अपनी आवाज को और भी कोमल करके बोलती है,